बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक के यूनिट 5 का लास्ट पार्ट देखेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल 35 क्वेश्चंस आज के इस क्लास में है। तो क्लासेस की ओर बढ़ेंगे, फटाफट से सवालों को लेंगे, एक एक सवाल को अच्छे से देखते चलेंगे आप लोग। यहाँ पे पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है, मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए। मूल्यांकन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो अगर जब भी मूल्यांकन की प्रक्रिया से सवाल आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे ऑप्शंस में आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अगर लिखा हो तो समझ जाइएगा कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आप टॉपिक से कनेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को तो आप अच्छी तरह से उसकी व्याख्या कर पाएंगे और सोच समझ के उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो सवाल है, मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए तो सतत एवं व्यापक होनी चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन वाला टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सीसीई का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हम जस्ट इसकी चर्चा किए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगर इसको उलट पुलट करके दे दे तो वहाँ भी ध्यान रखेंगे कि पहला जो सी है उसका मतलब कंटिन्यूअस होता है, सतत, लगातार, और बाद वाले सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है यानी कि व्यापक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल लें उससे पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि नवीन शिक्षा पद्धति हमारी जो है तो इसमें बच्चों के मूल्यांकन के लिए सीसीई की परिकल्पना की गई। नवीन शिक्षा पद्धति में बच्चों का सत्रांत परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करना उचित प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए मूल्यांकन की नवीन पद्धति सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की परिकल्पना की गई है। इसमें बच्चों का लगातार एवं विकास के समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसका रिकॉर्ड हम लोग पोर्टफोलियो और चाइल्ड प्रोफाइल, जिसको प्रगति पत्रक भी कहते हैं, उसके अंदर संधारित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, दिस इज द फर्स्ट एम ऑफ सीसीई। और दूसरा क्या है, उपचार मुक्त और गुणवत्तापरक शिक्षण सुनिश्चित करना, ठीक है। और ये जो सीसीई की परिकल्पना है ये किस मनोवैज्ञानिक के शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो यह हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित मूल्यांकन की पद्धति है। हार्वर्ड गार्डनर एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि बुद्धि के 1 या 2 प्रकार नहीं होते हैं बल्कि बुद्धि के 9 प्रकार होते हैं। इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए और इनके जब बुद्धि के प्रकार को आप देखिएगा तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टोटल 9 प्रकार इन्होंने बताए अलग अलग तरह के। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसमें 9 तरह के बुद्धि के प्रकार का इन्होंने वर्णन किया और इनके इस सिद्धांत को हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? लगातार आकलन से, सर्वांगीण विकास पर नज़र रखने से, वार्षिक परीक्षा का आयोजन करने से, या फिर चौथा या पांचवा विकल्प। तो देखिए यहाँ पर व्यापक शब्द जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर्वांगीण विकास पर नज़र रखने से। हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल लेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। पहला है कि यह केवल मूल्यांकन की एक पद्धति नहीं वरन शिक्षा शास्त्रीय प्रविधि है। बिल्कुल ये सही कथन है, हमें ढूंढना है जो कथन सही नहीं होगा। यह बच्चों के लगातार एवं सर्वांगीण विकास की जांच करता है, यह भी सही कथन है। हर एक माह मानक परीक्षा लेना ताकि बच्चों की उपलब्धि स्तर का पता चल सके। तो हर एक माह मानक परीक्षा लेना ये केवल इसका ये उद्देश्य नहीं है, परीक्षा लेना ही इसका उद्देश्य नहीं है बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे नज़र रखना है। तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास की लगातार क्या होती रहती है? समीक्षा, अवहेलना, पुनर्मूल्यांकन, या फिर चौथा या पांचवा विकल्प। तो सीसीई के माध्यम से हम लोग बच्चों के विकास की लगातार समीक्षा करते रहते हैं
और फिर उसमें देखते रहते हैं कि कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वर्क किया जाता है। अगला सवाल है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा सहायता मिलती है। पहला कथन कहता है कि बच्चों की जिज्ञासा एवं रुचि को जानने में, बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर नज़र रखने में, ये भी सही है। तीसरा है बच्चों की परीक्षा के अंकों को बढ़ाने में, ये बच्चों के परीक्षा के अंकों को बढ़ाने का उद्देश्य इसका नहीं है। बच्चों के उपलब्धि स्तर में अपेक्षित सुधार करने में, ये भी सही विकल्प है। तो यहाँ पे 3 कथन जो है वो सही हैं, ए, बी और डी। अगर आप लोग ये डिटेल क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारा PDF आया हुआ है DLED का, जिसमें आपको 8 यूनिट के DLED का डिटेल नोट मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इसे हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा ABD पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल लेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। इसमें भी देखिए 4 कथन है। बच्चों के क्षमता के विकास में, बिल्कुल सही है। शैक्षिक रणनीति हेतु, ये भी सही है, क्योंकि हम इसके आधार पर अपनी रणनीति को बदलते रहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। उपचारात्मक शिक्षा हेतु और पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा कराने, उपचारात्मक शिक्षा हेतु भी सही है, लेकिन पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा कराना इसका उद्देश्य नहीं है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये 3 कथन A, B और C ये आवश्यक हैं। बच्चों के आकलन के दौरान सही गलत कहना या तुलना आवश्यक है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा करने से बच्चों में हीन भावना घर कर जाती है। सही गलत कहना या तुलना ठीक नहीं है, ये सही है। केवल मेधावी बच्चों को पुरस्कृत करना चाहिए, ये भी गलत कथन है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बाकी के बच्चों में हीन भावना घर कर जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही। अगला सवाल लेंगे, RTE 2009 के लागू होने के बाद मूल्यांकन में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है। पहला है कि कठिन परीक्षा की शुरुआत की गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया गया है। बच्चों को अंक के स्थान पर ग्रेडिंग देने का चलन प्रारंभ हुआ, ये सही है। अंक के स्थान पर ग्रेडिंग देने का चलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। दूसरा है कि बच्चों को परीक्षा में फेल नहीं करने की रणनीति अपनाई गई, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प जब सही हो जाए, ठीक है, तो जब भी एक से अधिक विकल्प सही होगा तो हम चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन लेते हैं, BCF 2008 शिक्षण की किस प्रणाली पर आधारित है। तो BCF 2008, इसके अलावा NCF 2005 है ना, ये दोनों जो हैं ये हमारे रचनावाद प्रणाली पर आधारित हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे आधारित हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। इसके संबंधित एक नोट पॉइंट देखेंगे कि BCF 2008 ने रचनावादी दृष्टिकोण पैदा कर रचनावाद को जन्म दिया। पूर्व ज्ञान, अनुभव, स्वयं करके सीखने पर आधारित यह प्रणाली व्यक्तिगत क्षमताओं में वृद्धि करने वाली है। इसमें नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्रक्रिया निर्धारण में स्वतंत्रता है। यहाँ पे आपके सामने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ चुका है। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकलन व्यापक अर्थों में एक डैश प्रक्रिया है जो अध्यापन और अधिगम के डैश के चलता है। व्यापक मूल्यांकन से ही संबंधित है ये। आकलन व्यापक अर्थों में एक क्लिष्ट प्रक्रिया तो नहीं होगी, सतत प्रक्रिया सही है, और जो अध्यापन और अधिगम के साथ साथ चलता है, ये भी सही है। जटिल प्रक्रिया नहीं है, बीच बीच में नहीं चलता है, एक से अधिक तो नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। इसको अच्छे से समझ लेंगे कि आकलन का अर्थ क्या है। तो आकलन व्यापक अर्थों में एक सतत प्रक्रिया यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो अध्यापन और अधिगम के साथ साथ चलता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा सही। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है रिपोर्ट कार्ड पे, प्रगति पत्रक या पोर्टफोलियो पर, रजिस्टर पर, एक से अधिक या फिर 5वां विकल्प। तो हम सभी को पता है कि हम प्रगति पत्रक में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। प्रगति पत्रक में बच्चों को उनके उपलब्धि स्तर के आकलन के लिए क्या दिया जाता है। अंक दिया जाता है, ग्रेड या स्टार दिया जाता है, प्रतिशत अंक, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, उपलब्धि स्तर के आकलन के लिए बच्चों को हम ग्रेड देते हैं, स्टार देते हैं, है ना। उसमें
नीचे आपको दिया हुआ संकेत भी कि 1 स्टार का मतलब क्या होगा कि बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, 2 स्टार का मतलब उसमें सुधार की आवश्यकता है, 3 स्टार का मतलब संतोषजनक है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है और 5 स्टार तक जाता है। जो बहुत अच्छा है वो 5 स्टार मिलता है उसको। तो इसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उनकी ग्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पर देख लेंगे प्रगति पत्रक से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको। 8वीं कक्षा तक के छात्रों को उनके संपूर्ण उपलब्धि स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रगति पत्रक का उपयोग किया जाता है। यह 4 पृष्ठों का होता है। पहले पृष्ठ पर सामान्य जानकारी, बच्चों का जो पर्सनल डिटेल होता है वो मेंशन किया जाता है। स्कूल तथा बच्चे का संपर्क स्रोत लिखा होता है वो फर्स्ट पेज के ऊपर। दूसरे पृष्ठ पर विषय आधारित बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, जिसमें क्या सीखा, शुरुआत से अब तक कैसे कैसे सीखा यह दिखाना होता है ना। जब वो क्लास में आया था तो उसकी क्या स्थिति थी, उसके अकॉर्डिंग स्टार दिया जाता है। फर्स्ट 1 स्टार दे देते हैं, 2 स्टार दे देते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है इंक्रीजमेंट उसके इंटेलिजेंस में होती है, वैसे वैसे हम लोग स्टार बढ़ाते हैं। तीसरे पृष्ठ पर संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के संबंध में लिखना होता है और चौथे पृष्ठ पर टिप्पणियां, सुझाव एवं संकेतों का विवरण दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से प्रगति पत्रक सभी लोगों ने देखा, इसके बारे में विशेष जानकारी आप सभी को मालूम ही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देना है? बच्चों के बीच प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, लगातार परीक्षा को बढ़ावा देना है, या फिर चौथा या 5वां विकल्प होगा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य एक है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो दूसरा विकल्प हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न लेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इसमें अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, ये तो सही है। यह विद्यार्थियों के तनाव को कम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टूडेंट तो अपना टेंशन भूल ही गए, बिल्कुल सारा का सारा टेंशन जो है टीचर पे आ गया है। बच्चे तो फेल होते ही नहीं है, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है तो क्या ये सही कर देंगे? नहीं करेंगे। ऐसा आप थ्योरेटिकली नहीं कर सकते, क्योंकि सीसीई का उद्देश्य शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का बोझ कम करना है ना। आप आराम से पास करते चले जाइए बच्चों को, सारा बोझ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल लेंगे कि एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र के व्यवहार परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। पोर्टफोलियो का अवलोकन करने से, रिपोर्ट कार्ड का अवलोकन करने से, रजिस्टर से, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या करा कि छात्र के व्यवहार परिवर्तन का पता कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए हम उसका पोर्टफोलियो देखेंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो अवलोकन से होगा यहाँ पे सही आंसर। NCFTE का फुल फॉर्म क्या है? NCF तो सभी लोग जान रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और TE का मतलब टीचर एजुकेशन। तो NCFTE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो जहाँ भी ये ऑप्शन में है उसको टिक कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये देखिए, NCFTE शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पाठचर्या का निर्माण करती है। जैसे NCF जो है ना वो हमारे बच्चों के लिए करिकुलम निर्धारित करती है, उसी तरह से NCFTE जो है वो टीचर एजुकेशन के लिए करिकुलम तैयार करती है। जैसे आप DLED का जो देखते हैं करिकुलम, BEd का करिकुलम, ये कौन तैयार करता है? तो ये NCFTE तैयार करता है। वर्तमान समय में NCFTE 2010 के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, NCTE का फुल फॉर्म क्या है? NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। NCTE हमारा जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत सरकार की एक संस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम नोट कर लेंगे। इसका उत्तरदायित्व क्या है? इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना। ठीक है, इसका मुख्यालय अगर पूछ दिया जाए
एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। एनसीटीई का जो मुख्य कार्य है वो कार्य क्या है? एनसीटीई का मुख्य कार्य है कि जितने भी शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्था हैं, ठीक है, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो निजी हों, उन सभी को मान्यता प्रदान करने का काम एनसीटीई करती है। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य चीज़ों के लिए गाइडलाइन निर्धारित करती है। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा उसका गाइडलाइन कौन निर्धारित करती है? तो एनसीटीई गाइडलाइन निर्धारित करती है। तो उसके संबंध में विभिन्न तरह के गाइडलाइन को जारी करने का काम एनसीटीई का है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से उसका कंट्रोलिंग यूनिट होता है। किसका? जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। एक बार फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ गया है, तो कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है क्लास तो, और दूसरों को रिकमेंड भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। बिल्कुल सही है। उसे कक्षा में हस्तक्षेप ना करना पड़े, हस्तक्षेप ना करना पड़े, ये सही नहीं है। छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो, तो ये पहला ऑप्शन ही तो आ गया ना कि स्थिति की मांग के अनुरूप। हमेशा प्रतियोगिता की भावना नहीं, हमेशा सहयोग की भावना भी नहीं। एग्ज़ाम चल रहा है और बच्चे सभी को एक दूसरे को सहयोग करने लग जाएं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो हमेशा सहयोग भी सही नहीं है, हमेशा प्रतियोगिता भी सही नहीं है। स्थिति की मांग के अनुरूप जब जिस तरह का कंडीशन हो, अगर बच्चों के बीच कम्पिटिटिव कंडीशन उत्पन्न करना हो तो वहाँ पे शिक्षक की ज़रूरत होगी। बच्चों के परस्पर सहयोग की बात जब आएगी तो स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे कोई ऐसी गतिविधि हो जहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़रूरी हो, तो वहाँ पे बच्चे में सहयोगात्मक भावना होगी, लेकिन जहाँ पे सहयोग नहीं करना हो वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो स्थिति की मांग के अनुरूप जो जिस तरह का सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग क्लास में कंपटीशन या फिर सपोर्ट की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना, नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सवाल को अच्छे से समझेंगे। सवाल छोटा होता है लेकिन वो टेढ़ा होता है। शिक्षक का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है, तो सबसे प्राइमरी जो वर्क है वह है छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसके अलावा जो भी कार्य होंगे वो द्वितीयक कार्य में चले जाएंगे। जैसे कि पाठ्यक्रम को पढ़ाना, तो पाठ्यक्रम को पढ़ाना भी जरूरी है। नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना ये भी ज़रूरी है, लेकिन जो प्राइमरी वर्क है, बेसिक जो कार्य है, वह छात्रों का मार्गदर्शन करना और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि इन दोनों के उद्देश्य में अगर शिक्षक कामयाब हो जाता है तो सीखने का जो 90% उद्देश्य है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल लेंगे। एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? मौखिक प्रवाह और संगठनात्मक क्षमता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। चौथा और पांचवा विकल्प भी मौजूद है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है उसका अपना व्यक्तित्व। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी आपको डिफाइन करती है कि आप किस तरह के वहाँ पे मैनेजमेंट को आप आगे ले जा सकते हैं, आप अपने क्लास मैनेजमेंट को किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने कलीग्स के साथ किस तरह का बिहेव कर सकते हैं। ये सब आपका पर्सनालिटी जो है वो डिफ़ाइन कर देता है और वही आपको लाइफ में आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और साथ ही कक्षा को समायोजित करने की क्षमता भी होनी चाहिए उनमें। ठीक है, क्लास को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें, ये सबसे ज़रूरी बात है। क्लास को शांत रखना ज़रूरी नहीं है, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना ये इम्पोर्टेंट है और चुनौती वाला कार्य है। तो तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन ले लें। निम्न में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाता है, अधिगम में छात्रों की सहायता करता है,
एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल कि आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है। तो जो भी आदर्श शिक्षक होंगे वो बच्चों के साथ मित्रतावत व्यवहार करेंगे, उनका भाव दार्शनिक की तरह होगा और साथ ही वो मार्गदर्शक की तरह अपना व्यवहार रखेंगे, ताकि कोई भी बच्चा उनके पास आता है तो उनको उचित मार्गदर्शन दे सके, सही रास्ता दिखा सकें। तो गाइड करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समय पालन और सत्यवादिता, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना, सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जब सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एक से अधिक वाला नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक तो कोई एक होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? दूसरा विकल्प चुनेंगे, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। सामग्री में श्रेष्ठता का मतलब हो गया कि उस शिक्षक का जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बेहतर है, वह चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, बच्चों की जिज्ञासा को शांत कर सकता है। दूसरा है कि सामाजिक वृत्ति का होना। तो सामाजिक वृत्ति में हमारे जितने भी सामाजिक मूल्य हैं, ईमानदारी है, सत्यवादिता है, कर्तव्य पालनता है, समयनिष्ठता है, ये सब उसमें आ जाता है ना। तो समय का पालन हो, सत्यवादी हो, ये सब सामाजिक वृत्ति के ही अंग हैं। तो जो ब्रॉड एस्पेक्ट वाला ऑप्शन हमारा होगा ना, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरा विकल्प हम इसीलिए सिलेक्ट करेंगे। अगला सवाल है कि एक शिक्षक का शिक्षण संस्थान में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्न में से किसका बनता है? एक टीचर नया नया स्कूल में आता है, शिक्षक का शिक्षण संस्थान में समायोजन का प्राथमिक दायित्व, तो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि वह टीचर अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व करे, वहाँ पे समायोजित हो, अपने आप को एडॉप्ट करे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस संस्थान के अकॉर्डिंग। तो किसका यहाँ पे प्राथमिक दायित्व होगा? छात्र का होगा, प्रधानाध्यापक का होगा, स्वयं शिक्षक का होगा, या फिर एक से अधिक भी हो सकता है। स्वयं शिक्षक का, स्वयं शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपना व्यवहार रखता है, वो किस तरह से अपने आप को एडॉप्ट करता है सिचुएशंस को, और कभी भी नए संस्थान में जब जाने के बाद वो विभिन्न नई परिस्थितियों में अपने आप को पाता है, तो वहाँ से फिर वो कैसे अपने आप को रिलेट करता है, कैसे अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करता है। तो स्वयं शिक्षक के ऊपर ये निर्भर करता है। शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? सबसे श्रेष्ठ मार्ग, सबसे अधिक, सबसे श्रेष्ठ, इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे तब हम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कहानी सुनाना, शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार, उनके माता पिता को विश्वास में लेना, चौथा या फिर पांचवा विकल्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। एक शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार ही उनके छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करता है ना। क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो अपने छात्रों के रोल मॉडल होते हैं, और छात्र शिक्षकों से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे शिक्षक का छात्र अनुसरण भी करते हैं, उनके बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, है ना। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनका अपना अपना स्पेशल डायलॉग होता है। हम सभी अपने लाइफ में अगर झांक करके देखें तो हम सभी के स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसे शिक्षक आए हैं जिनका अनुकरण हम लोग भी उस टाइम पे किया करते थे, और ये स्वाभाविक चीज़ है। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? आप किसी शैक्षिक संस्थान में चले जाते हो तो आप वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे आंकोगे, कैसे असेस करोगे कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं, मतलब कि वहाँ का जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है, ठीक ठाक है, स्कूल में प्लेग्राउंड है, बाउंड्री है, क्लासरूम ठीक ठाक अवेलेबल है। दूसरा है कक्षा प्रणाली, जो क्लासरूम वगैरह है उसका निर्माण अच्छे से किया हुआ है, उसमें फर्नीचर वगैरह लगे हुए हैं, बिजली की सुविधा है, पंखे लगे हुए हैं।
तीसरा है पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं और साथ ही पढ़ाने के लिए जो TLMs होती हैं वो भी अवेलेबल हैं। क्या इन तीन में से कोई एक को देख करके आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सबसे महत्वपूर्ण सूचक के रूप में, या फिर चौथे या पांचवें विकल्प की तरफ जाएंगे? तो देखिए, किसी भी शैक्षिक संस्थान का जो महत्वपूर्ण सूचक होता है वो होता है वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनका उपलब्धि स्तर कैसा है ना, उन्होंने यहाँ से पढ़ने के बाद कैसा अचीवमेंट हासिल किया अपने लाइफ में, किस तरह का एजुकेशन उन्हें मिला है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो यहाँ पे इंगित नहीं किया गया है। तो हम पांचवा ऑप्शन ले लेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर यहाँ पे होगा छात्रों की उपलब्धि का स्तर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? ठीक है, सबसे अधिक अनुपयुक्त कौन सा है? जो एक कठोर अनुशासक है, कठोर अनुशासक, अच्छा, जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सबसे उपयुक्त है। जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, यही सबसे अधिक अनुपयुक्त है। ठीक है, कठोर अनुशासक तो एक बार ही चल भी जाएगा, लेकिन अगर शिक्षण में अभिरुचि ही नहीं है तब तो फिर उसको टीचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था का आधार किस प्रकार का होता है? उद्देश्य केंद्रित, कार्यक्रम केंद्रित, व्यवहार केंद्रित, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, अध्यापक शिक्षा की जो व्यवस्था होती है उसका आधार होता है उद्देश्य केंद्रित, पहला विकल्प सही है। अध्यापन कार्य में युक्तियां अपनानी चाहिए, मानदंड स्थापित, कठोर व्यवहार वाला, सैद्धांतिक, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो भी मानदंड स्थापित युक्तियां होती हैं, जैसे हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो एक मानदंड बनाया गया ना, तभी तो वो लागू किया गया है, तो हम पहला विकल्प सेलेक्ट करेंगे। एक प्रभावशाली नेतृत्व के लिए निम्न में से किन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है? उत्तरदायित्व का, उत्तरदायित्व तो जरूरी है, मनमानापन नहीं है, नैतिक जागरूकता सही है, बौद्धिक कुशाग्रता भी सही है। तो A, C और D यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा होगा सही। अगला सवाल लें, उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है। प्रभावशाली नेतृत्व के लिए जो प्रमुख गुण हैं वो है बौद्धिक कुशाग्रता, कल्पना, आत्मनिर्भरता, नैतिक जागरूकता, संयम निर्वाह, उत्तरदायित्व, आदर्श चरित्र और संतुलित स्वभाव, प्रेरणा एवं संकल्प, प्रभावात्मक शारीरिक गठन, जनसंपर्क एवं लोकप्रियता। ये सब किसी भी व्यक्ति के प्रभावशाली नेतृत्व के प्रमुख गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले आपके सामने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ गया है, तो क्लास आप लोगों को कैसा लगता है इसके लिए कमेंट भी करें और क्लासेस को रिकमेंड भी करें। अगला सवाल है कि शैक्षिक नेतृत्व में मुख्य बाधा कौन सी है? शैक्षिक नेतृत्व में मुख्य बाधा, राजनीतिक दबाव, ये भी सही है, वित्तीय समस्या, ये भी सही है, अशिक्षित व्यक्तियों का प्रबंधन, ये तो सबसे बड़ी बाधा है। ये तीनों ही मुख्य बाधा के रूप में है। एक तो राजनीतिक दबाव पड़ता है तो वहाँ भी सही तरह से पढ़ाई नहीं हो सकती है अगर स्कूल में राजनीति होने लग जाए। वित्तीय समस्या तो लगभग सभी स्कूलों में रहती है, जो भी एक प्रमुख समस्या के रूप में है। और अशिक्षित व्यक्तियों का प्रबंधन अगर स्कूल में कर दिया गया तब तो बेड़ा गर्क है। तो यहाँ पे एक से अधिक, चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। शैक्षिक नेतृत्व का कार्यक्षेत्र क्या है? नीति निर्धारण, विद्यालय कार्यों में समन्वय, शैक्षिक संसाधनों का उपयोग, चौथा और पांचवा विकल्प। तो देखिए, शैक्षिक नेतृत्व के अंतर्गत नीति निर्धारण भी आ जाता है, विद्यालय कार्यों में समन्वय भी आ जाता है और शैक्षिक संसाधनों का समुचित उपयोग भी आ जाता है। तो चौथा विकल्प हमारा होगा सही यहाँ पे। स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे हर्सी तथा ब्लैंचर्ड। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सही है। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको देख लेंगे। पॉल हर्सी और केन ब्लैंचर्ड द्वारा बनाया गया एक मॉडल है स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत। इंग्लिश में इसको सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी कहते हैं, जिसे संगठनात्मक व्यवहार के प्रबंधन पर काम करते हुए विकसित किया गया है। इस सिद्धांत को पहली बार 1969 ईस्वी में जीवन चक्र सिद्धांत के रूप में पेश किया गया था। जीवन चक्र सिद्धांत के रूप में
पेश किया गया था। इसको लाइफ साइकिल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या होता है, तो इस सिद्धांत का मूल सिद्धांत यह है कि नेतृत्व की कोई एक सर्वश्रेष्ठ शैली नहीं होती है। प्रभावी नेतृत्व कार्य प्रासंगिक है, यानी कि जिस काम के लिए वहाँ पे लोगों को नियुक्त किया गया है, अगर वह व्यक्ति उस कार्य को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेता है, इसका मतलब कि उसके अंदर उस कार्य को करने के लिए नेतृत्व कौशल है। तो प्रभावी नेतृत्व क्या है, कार्य प्रासंगिक है, और सबसे सफल नेता वे हैं जो अपनी नेतृत्व शैली को उस व्यक्ति या समूह की प्रदर्शन तत्परता के अनुकूल बनाते हैं जिसका वे नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, बच्चों में बुद्धिमत्तापूर्ण समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील सोच का, खुली मानसिकता का, रूढ़िवादी विचारधारा का, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रगतिशील सोच और खुली मानसिकता। ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही जरूरी हैं बच्चों में बुद्धिमत्तापूर्ण समझ विकसित करने के लिए। ठीक है, तो शिक्षकों को प्रगतिशील सोच वाला भी होना चाहिए और खुली मानसिकता का भी होना चाहिए। आखिरी सवाल इस क्लास का लेते हैं, छात्रों में स्वशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर दंड देकर, उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये पहला विकल्प सही है कि उन्हें जिम्मेदारी सौंप करके उनमें स्वशासन की भावना उत्पन्न की जा सकती है, और इसी के लिए स्कूलों में बाल संसद की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारा हो गया सही। आज का क्लास हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो अपने अन्य साथियों को रिकमेंड भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।